गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे आनंद यादव के द्वारा लिखे गए जूझ नामक उपन्यास में से लिए गए कथांश की, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने देखा कि आनंद यादव एक ग्रामीण क्षेत्र का बालक है जो पढ़ने की जिज्ञासा या उत्साह अपने मन में रखता है, परंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके। दूसरा, उसके पिता का व्यक्तित्व भी यहाँ पर पढ़ाई का विरोधी दिखाई देता है। पुत्र के मन में जिज्ञासा का भाव है, वो पढ़ना चाहता है, परंतु पिता के डर के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। पिता ने स्वयं को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया तथा उसे खेती के काम में लगा दिया। अब वो बालक जिसके मन में पढ़ने का उत्साह है, गणपा अर्थात आनंद यादव, वो अपनी माँ से इस बारे में कहता है। माँ मात्र सुलभ मजबूरी के चलते उस बालक के मनोभावों को समझती तो है, परंतु पिता के व्यक्तित्व से वह भी भयभीत है और वह भी डरती है कि कहीं अगर मैंने कोई कदम उठाया तो ऐसा ना हो कि मुझे भी मारपीट का शिकार होना पड़े। तब वो दोनों मिलकर के दत्ताजी राव देसाई के पास जाने की सोचते हैं, क्योंकि दत्ताजी राव देसाई गांव का एक प्रतिष्ठित जमींदार व्यक्ति था जिसकी बात को किसी द्वारा टाला नहीं जाता था। वहाँ पर जाकर के उसके पढ़ाई की योजना बनती है कि किस तरह से उस बालक को पढ़ाई के लिए भेजा जाए। तब दत्ताजी राव उन्हें योजना बताते हैं कि उसके पिता को वो अपने पास बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद बालक को बुलाते हैं और पढ़ाई का मसला छेड़ देते हैं और उस बालक को कहते हैं कि निडर होकर के साफ साफ हर बात सच्चाई से कहना। बालक सारी बातें कहता है तो पिता उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों का हवाला देते हुए उस पर हमला कर देता है। यहाँ तक अपना हो चुका था। तत्पश्चात देखिए पेज नंबर 26, पैराग्राफ नंबर 2 कि जी मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उनका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या। यहाँ पर देखिए दत्ताजी राव देसाई की समझदारी का परिचय हमें प्राप्त होता है, क्योंकि अगर बालक नहीं खेलेगा तो क्या बड़ा व्यक्ति खेलेगा। बालक की उम्र में ही सिनेमा देखना, खेलना या मस्ती करना निर्धारित होता है और बच्चा ही खेलता है तभी हमें आनंद की प्राप्ति होती है। परंतु उस बालक का पिता इस बात को नहीं समझता और उसके द्वारा किए गए इन कार्यों को गलत मानकर उसकी पढ़ाई पर रोक लगा देता है। तब दत्ताजी राव देसाई उसे समझाते हैं कि जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मारकर कहा। मन मारकर क्यों कहा? क्योंकि उसके मन में भेजने की इच्छा तो नहीं थी, परंतु दत्ताजी राव देसाई की बात को वो नहीं काट सकता था। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। वचन कैसा ले लिया कि पाठशाला 11 बजे होती है, दिन से निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। अब देखिए वो पढ़ने तो जाएगा, लेकिन उसके लिए पिता के द्वारा कैसे शर्तें रखी जाएंगी। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, मतलब दिन निकलते ही तो सुबह उठते ही तो खेत पर जाना, 11 बजे तक खेत में पानी लगाना, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना और छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। ढोर चराना यानी जानवरों को चराना। और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है क्या? मतलब अगर खेतों में ज़्यादा काम है तो वो पाठशाला नहीं जाएगा, वो अनुपस्थित रहेगा। ऐसी ऐसी शर्तें उसके सामने रख दी और उससे उसका मंजूरी मांगी। तो उसने कहा ठीक है, पढ़ना था उसे, इसलिए वो हाँ कर देता है। खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है, परंतु मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना कि हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहाँ मिलेगा वहीं खुद चलता हूँ कि नहीं। तो ये मतलब मानो वो पाठशाला जाकर के बहुत बड़ा अपराध कर रहा हो तो पिता उससे ऐसे वादे लेता है और नहीं आने पर उसे मारपीट की धमकी
देता है। एक सामाजिक दृष्टिकोण से हम बात करते हैं तो पिता का इस तरह का व्यक्तित्व कभी भी अपने संतान के प्रति हम समाज में नहीं देखते। कोई पिता ऐसा नहीं चाहता कि उसकी संतान अनपढ़ रहे, परंतु यहाँ पर जो पात्र प्रस्तुत किया गया है वो पिता के रूप में ऐसा व्यक्तित्व है जो पढ़ाई का सख्त विरोधी है। वो अपने पुत्र को कहता है, तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है ना, मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है। तो बालिस्टर यानी बैरिस्टर, वकालत। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाना खाने लगा था। इस तरह से रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। मतलब वो दिन भर काम की चक्की में पिसता था, उससे तो उसे छुटकारा मिल गया और उसे उस चक्की की जगह मास्टर की छड़ी की मार ज़्यादा अच्छी लगने लगी। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। मतलब 5वीं पास नहीं हुआ, ये टिप्पणी उसके नाम के आगे लिखी हुई थी। वो 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी उसकी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे, क्योंकि उनके पिता ने उनको पढ़ाई में निरंतर रखा और वो पास होकर के आगे बढ़ गए और इसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई तो ये पीछे रह गया। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। ये बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई तो मन खट्टा हो गया। क्यों? क्योंकि अपने से जूनियर के साथ बैठना एक शर्म की स्थिति होती है। जैसे मान लीजिए आप कभी फेल हो गए और आपको अपने से जूनियर वाली क्लास वाले बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा तो आपका मन खट्टा हो जाएगा, आपका मन विद्यालय में नहीं लगेगा। परंतु पढ़ने का उत्साह था तो इसने सारी परिस्थितियों से समझौता किया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जाकर के बैठ गया। जब ये जाकर के बैठा तो मास्टर पहचान नहीं पाया और इससे पूछा। मास्टर पूछता है, कौन है इसका मास्टर कौन है इसका उसे पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था, फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले जैसे किसी इंतजार में बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा रहा। मतलब अब वो पुरानी किताबें और पुरानी कॉपियों को लेकर के चला गया, जिसका उस क्लास से कोई संबंध नहीं था। लेकिन अब उसे क्या पता कि कौन सा पाठ्यक्रम चल रहा है, कौन सी पुस्तकें चल रही है। लेकिन उसके पास जो था वो उसको लेकर के वहाँ पर चला गया और उसकी स्थिति ऐसे हो गई जैसे कोई बस अड्डे पर कोई लड़का पोटली संभाल कर किसी का इंतजार करने के लिए बैठा हो। उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर को संभाल करके वहाँ पर बैठा हुआ था। तब उससे पूछा जाता, कक्षा में क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में उससे पूछा, यानी उसके मजाक उड़ाई जाने लगी। क्योंकि क्या होता है, उम्र का मतलब शरीर का विकास उम्र के साथ साथ होता चलता है। अब ये बड़ा हो गया, क्लास छोटी थी तो वो चौहान जो क्लास का सबसे शरारती लड़का था वो उसका मजाक उड़ाने लगा। जैसे आप भी कई बार देखते होंगे, आपके जीवन में अनुभव आते हैं कि आपके कक्षा में कोई नया बच्चा आता है तो बदमाश बच्चे क्या करते हैं, उसको परेशान करने लग जाते हैं, वो दुखी हो जाता है, यहाँ तक कि वो रोने भी लग जाता है। तो ऐसी स्थिति इसके साथ होती है। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक यानी पहनावा भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमेली हुई धोती। क्यों? क्योंकि वो खेतों में से काम करके आता था, इसलिए उसकी धोती क्या होती थी, गंदी होती थी। और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। तब उन बच्चों ने मस्ती करने के लिए क्या किया, उसका गमछा छीन लिया और कहा कि देखे देखे तुम्हारा गमछा। कहते हुए उसने मेरा गमछा छीन लिया। गमछा आप देखते हो पुराने लोग पतले कपड़े का तौलिया बांधते थे, उसे गमछा कहा जाता है। अब मेरा गमछा गया, मेरा गमछा इसे लग गया कि अब पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं ये सोचकर रुआसा हो गया।
लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वो गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी, अर्थात कि वहाँ घटित घटनाक्रम से भयभीत हो गया। तब मास्टर कौन आए? रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमेला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है? तो इसने क्या कहा, मेरा है मास्टर। कि तू कौन है? तो ये कहता, मैं जका थे, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। तो मास्टर कहता है कि गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? तभी जवाब देता है कि मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। तब मास्टर कहता है, ये चौवन का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है। कहते हुए मास्टर उस लड़की की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। मतलब वो साहित्य का आदमी था। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। कांच जो पीछे डालकर बांधी जाती है, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठाई नहीं, क्योंकि इसे डर लग गया कि इसकी धोती नहीं खोल दी जाए। खिलौने के लिए जैसे बनाया गया कौवा होता ना, उस कौवे के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा भी हाल हो गया। मेरी पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। नहीं जाऊंगा इसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। मतलब एक पढ़ने वाले बालक के साथ देखो जो परिस्थितियां पैदा होती है उसकी शिक्षा की इच्छा को मार देती है। तो इसके मन में भी एक बार ऐसा भाव आ गया कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा और खेतों में ही चुपचाप काम करता रहूँगा। कि गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई जैसी लगने लगी है। अपना वहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन फिर सवेरा हो जाने पर मैं उमंग में था। मैं फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से वहाँ पर परिचय बढ़ गया। अब मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर सीधा पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हूक भरने लगता था, मतलब घबराने लगता था, भयभीत हो जाता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उद्यम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। मतलब मास्टर का डर ऐसा था कि सारे बच्चे घर से पढ़ाई करके आने लगे। देखिए, वास्तविकता भी है कि आज वर्तमान की जो स्थितियां हैं कि अध्यापकों का खौफ खत्म हो चुका है और विद्यार्थियों के पढ़ने की रुचि दिखाई नहीं देती। इसलिए हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आज मास्टर बिना वजह बिना कारण के तो हाथ लगाना दूर, कारण से भी हाथ नहीं लगा सकते बच्चों के। तो स्थिति क्या होती है, बच्चों का अध्यापकों का डर नहीं सताता। अब कक्षा के होनहार विद्यार्थी की बात यहाँ पर आने वाली है, जिसका नाम था बसंत पाटिल। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से वो बिल्कुल शांत था। हमेशा वो पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरे के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहले बेंच पर
था बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। तो देखिए आपके यहाँ भी आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चे ईर्ष्या का भाव रखते हैं कुछ बच्चों से। क्यों? क्योंकि मास्टर के प्रिय होते हैं। अरे ध्यान रखना, सब बच्चे मास्टर के प्रिय होते हैं, लेकिन मास्टर को प्रिय सबसे ज़्यादा कौन होगा? जो ज्ञान में निपुण होगा या उनकी पढ़ाई बात को आसानी से सीखेगा और उसको हमेशा सही सही बताएगा, तो वही बच्चा मास्टर की निगाह में क्या हो जाता है? प्रिय हो जाता है। लेकिन दूसरे बच्चों के लिए वो क्या बन जाता है? ईर्ष्या का कारण बन जाता है। मुझे लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। बस गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरिंग मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। मुझे ऐसा लगने लगा। क्यों? क्योंकि ये अहम का भाव होता है, अस्तित्व का भाव होता है, उम्र का होता है कि मुझे क्या मिलना चाहिए। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह से पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, ये नहीं भूलना चाहिए, मतलब अलग से आए हुए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ करके पढ़ने बैठता था। उससे यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरा दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगी और सवाल सही होने लगे। मतलब होड़ा होड़ी का भाव आ गया, आगे बढ़ने का भाव आ गया, एक प्रतिस्पर्धा का भाव, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कही जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि ईर्ष्या के भाव के कारण आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। आप अपनी योग्यता के विकास के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हो तो आपका विकास निश्चित होता है। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। मतलब इसकी योग्यता इतनी थी। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। अब होनहार की दोस्ती होनहार से ही होती है। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। अंडरलाइन करना, 3 नाम आ गए हैं यहाँ पर। आनंदा कहकर पुकारा। एक तो जकाते, एक गणपा और एक आनंदा। माँ कभी आनंदा कहती परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। नवा सोंदलगेकर मास्टर जो थे वो मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे। अंडरलाइन करना ये सब बातें क्योंकि आपसे भी पूछी जाएंगी कि मास्टर किस तरह पढ़ाते थे या मास्टर की कविताओं के पढ़ाने में क्या क्या विशेषताएं थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत बाब बोरकर, भारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के वो संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी कविता एकाध सुना देते थे। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। क्यों? इसका कविताओं में भी रुझान था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस को पीता रहता। सुबह शाम अब इसकी भी आदत क्या पड़ गई, देखिए इसने कविता लेखन कैसे सीखा। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या जानवर चराते हुए, ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर की हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। अंडरलाइन करना, उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियाँ पानी से कब के भर गई है इसका भान भी नहीं रहता था। मतलब इतना तल्लीन हो जाता था, इतना डूब जाता था कि ये अपने कार्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाता था।
मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। अब इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई, अंडरलाइन करना। पहला, ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरा काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसे मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा इसे लगता था। लेकिन इन कविताओं के कारण क्या हुआ, अब अकेलेपन से इसको कोई ऊब नहीं होती थी, मतलब ये बोर नहीं होता था। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता है। मैं सच्चीमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपने खुद की चाल में गाना शुरू किया, जिनमें अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है कि चांद रात पसरते पांडरी गाया धरणीवरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाया। अब ये खुद क्या करने लगा, कविताओं के साथ प्रैक्टिकल करने लगा, खुद उनको अलग तरीके से गाने लगा। वह गाना केशव कर्णी जाति नामक छंद में था। मराठी भाषा में एक छंद है केशव कर्णी जाति का। उस कविताओं को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी-7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए, क्योंकि बच्चे को जब कक्षा में वरीयता दी जाने लगती है या उसकी योग्यता को सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चे का मन उत्साह से भर जाता है। ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। अब पहले तो ये आदमी नहीं समझता था, ये विशेष समझता था उनको। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती के बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। अब इसके मन में भी कविता का भाव जागृत हो गया और ये कविता लेखन की ओर अग्रसर हो गया। ये सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर आदि पर तुकबंदी करने लगा, मतलब कुछ कुछ पंक्तियाँ बनाने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को भी दिखाने लगा। अब कविता लिखने के लिए खीसा यानी जेब में कागज़ और पेंसिल भी रखने लगा। कभी वह न होती तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर, मतलब आप देखो कितना उत्साह था इसमें, भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मैं मास्टर को दिखाता। इसका उत्साह चरम सीमा पर था और पढ़ने का उत्साह तो प्रारंभ से ही था, इसलिए इसका रुझान बढ़ता चला गया। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को मास्टर के घर जाकर के कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते। फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल वहीं पर हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते, अंडरलाइन करना अब आगे का जो पैराग्राफ आ रहा है, कि कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानें, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें मुझे बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता, यानी अपनापन महसूस होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा कि मैं भी इस ढर्रे पर, यानी इस रीति पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश
चलती रहती। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। धीरे धीरे शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। इस प्रकार इसने एक थोड़े से प्रयास से और आने वाले संघर्षों से मुकाबला करके किस तरह पढ़ाई के प्रति अपना ध्यान आकर्षित किया और किस तरह इसको पढ़ाई में सफलताएं प्राप्त हुई। तो आप भी अगर अपने जीवन में संघर्ष करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। धन्यवाद। ये पाठ समाप्त होता है।